P&L, उसमें आएगा बाय जीपी, जैसा P&L बनता है वैसे आएगा। जीपी इंडिविजुअली डिपार्टमेंट का आ जाएगा 32,500, 66,500 और 181, ऐसे करके आ जाएगा जीपी, और है। और फिर बाय जो भी अदर इनकम होगी कोई डिपार्टमेंट की वो आ जाएगी, और कोई ऐसे एक्सपेंस जो डिपार्टमेंट में एलोकेट किए गए हैं जिनको डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट बांटा जा सकता है वो यहाँ आ जाएंगे। तो कुछ एक दो बातें सुन लो एडिशनल, ताकि मैं प्रेजेंटेशन भी कवर कर लूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ताकि हम सीधा इस क्वेश्चन के बाद किताब की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। मुझे लग रहा है इस बार टाइम ज़्यादा लग गया डिपार्टमेंट में, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कल तक कवर होनी चाहिए थी, क्या पता। तो ये है डिपार्टमेंट P&L। तो जो जीपी आएगा डिपार्टमेंट का, जो डिपार्टमेंट वाइज अदर इनकम होंगी वो जोड़ देंगे, और जो डिपार्टमेंट वाइज अदर खर्चे होंगे वो माइनस कर देंगे। ऐसे खर्चे जिनको डिपार्टमेंट में बांटा जा सकता है, जैसे डिपार्टमेंट की सैलरी, कैसे खर्चे, जैसे डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, जैसे डिपार्टमेंट जिसमें खुला हुआ है उसका रेंट, ठीक है। जो खर्चे बांटे जा सकते हैं हम बांट देंगे, जो खर्चे नहीं बांटे जा सकते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, जनरल P&L में चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ चले जाएंगे, जनरल P&L, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। उसमें आएगा बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स, डिपार्टमेंट के प्रॉफिट लिख लेंगे, ए डिपार्टमेंट के, बी डिपार्टमेंट को, सी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट, और फिर ऐसे खर्चे हटाए जाएंगे जिनको अभी तक एलोकेट नहीं किया गया, ठीक है। टू एक्सपेंस नॉट एलोकेटेड, ऐसे खर्चे जो नहीं बांटे गए हैं, जो कॉमन खर्चे हैं। जैसे पूरी कंपनी की ऑडिट हुई, तो या तो तुम बता दो कि ऑडिट का खर्चा तीनों डिपार्टमेंट में किस बेस पर डालना है, और तुम नहीं बताते, तुम लिखते हो कि 4 लाख रुपए की ऑडिट हुई है, तुम हम कौन से डिपार्टमेंट में डालेंगे, बताएं, कहीं नहीं डालेंगे। तो हम कौन से P&L में डाल देंगे उसको, फिर जनरल P&L में डाल देंगे, भाई जनरल खर्चा है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं, उस पर ब्याज आया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो हमें बता दो कि किस डिपार्टमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, तो इनकम हम वहां डाल देंगे। और आप नहीं बताते, आप बता दें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने, तो बता इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की इनकम कहाँ आएगी, जनरल P&L। बहुत आसान बात है, इसमें डिस्कशन भी नहीं करना पड़ेगा। जो चीजें बांट सकते हो बांट दो। अब कैसे बांट सकते हो वो खुद बताएंगे कि भाई इस बेसिस पे बांटना है। उन्होंने बोला कि सैलरी टोटल इतनी है और इतने इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, टोटल रेंट इतना चुकाया और इतना इतना स्पेस कवर किया हुआ था डिपार्टमेंट ने। वही सब जो तुम ग्रुप 1 में पढ़ते हो, कुछ भी इससे मतलब उससे सरल ही है। जिन खर्चों को आप बांट सकते हैं बांट दो, जिन इनकम को आप बांट सकते हैं बांट दो, जो खर्चे इनकम आप नहीं बांट सकते, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, खर्चा दिया होगा बेस नहीं दिया होगा, सीधी बात खत्म, वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। अरे बात समझ में, पक्का, मतलब कोई कोई डाउट आउट के तो चांस ही नहीं। तो टू एक्सपेंस नॉट एलोकेटेड, ऐसा आएगा बाय इनकम नॉट एलोकेटेड, जो इनकम नहीं बांटी गई वो इनकम ले लो, जो खर्चे नहीं बांटे गए वो खर्चा हटा दो। और दो चीजें और इसमें आएंगी, डिपार्टमेंट ने जो प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो डिपार्टमेंट ने तो बुक कर लिया, लेकिन कंपनी को वो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, बताएं, नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा इसमें से, नहीं। फिर से देखो, इन्होंने लिख लिया 32,500, 66,500, 181, ये किन का प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट का, एक कंपनी का नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो उस पर भी बुक किया गया है जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा, जबकि जरूरी नहीं है कि वो सामान बिक गया, हो सकता है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हो। तो जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ होगा डिपार्टमेंट रिवर्स नहीं करेगा, डिपार्टमेंट ने तो कमाया है, कौन रिवर्स करेगा, कंपनी, क्योंकि किसने नहीं कमाया, कंपनी ने नहीं कमाया। तो कंपनी जब प्रॉफिट बुक करेगी ना कि डिपार्टमेंट ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के प्रॉफिट जीपी आ जाएंगे, जो अदर इनकम होगी वो आ जाएगी, जो अदर खर्चे होंगे वो आ जाएंगे। क्या हमने यहाँ कहीं अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स किया, बताओ, क्या इनके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है, थोड़ा थोड़ा, पक्का है, क्या हमने वो रिवर्स किया,
नहीं तो ये आ जाएगा डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हम यहाँ ले गए, तो क्या अभी भी प्रॉफिट रिवर्स हुआ क्या जो अनरियलाइज है? नहीं, तो उसको हम रिवर्स करेंगे और यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो रिजर्व है, मतलब मैं लिख देता हूँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? पक्का निकालना तो सीख ही रहे हैं हम, तो फॉर्मेट भी साथ में हो गया। और यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। इसका क्या लॉजिक है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बस इतना फॉर्मेट वाला पार्ट तुम कर लो। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग तुमने बना लिया होगा, ये तुम कहीं और बना लो, ये फॉर्मेट है, छुड़वाई दी जगह है। हाँ तो ये वही बना लो। कितनी लाइन? 15 लाइन। देख लो वहीं पे। लिख लिया?
लिया? थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, खत्म करना है जो लोग ने लिखा। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है और मैं वर्किंग नोट बनाना है कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक से समझना ताकि हमें दूसरे क्वेश्चन ज़्यादा ना करने पड़े। वर्किंग नोट बन रहा है कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत सिंपल रहेगा। पहला, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे लिखें? ऐसा लिखो, इन स्टॉक ऑफ बी। अनरियलाइज प्रॉफिट ऐसा लिख देता हूँ, रिकॉर्डेड बाय ए। अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ बी। ऐसा लिख लो। देखिए, तो बी के स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बी के स्टॉक में ए का हिस्सा कितना होगा। अब बी का स्टॉक, यहाँ पे एक इंटरनल ट्रांसफर नहीं लिखा मैंने, 162,500 और 399,000। ठीक है, तो अब हम ऐसा देख लेते हैं कि टोटल इनपुट ऑफ बी, बी का टोटल इनपुट क्या है, उसमें इनपुट ऑफ ए, बी के टोटल इनपुट्स क्या है, उसमें ए का कंटेंट कितना है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि तुम टोटल कितना चीज़ें जोड़ते हो, 150, 50 और ऐसा 162,500। ठीक है, इसमें से ए डिपार्टमेंट का कितना है, 162,500। जब पूरे में 162,500 ए डिपार्टमेंट से आया है तो 30,000 में कितना कंटेंट होगा। सही है, इसको ऐसा लिख दो, इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। समझ रहे अच्छे से कि भाई टोटल कंटेंट में आपका इतना हिस्सा है ए का, तो 30,000 में ए का हिस्सा कितना होगा, और इनटू उस पर ए ने कितना कमाया होगा, तो जीपी ऑफ ए, ए ने कितना रेट से कमाया होगा। एक बार पहले इसको निकालो, कितना आ रहा है, 13,448। तो इसका मतलब कि 30,000 में से 13,448 तो वो है जो कहाँ से आया, ए से। किसको आया, बी को। तो ए ने जब बी को भेजा होगा 13,448 रुपए में, जिसकी कॉस्ट बी को 13,448 है। सही है ना, बी को पड़ रही है ना 13,448, यानी ए ने बेचा होगा 13,448 में। ये बात क्लियर है एकदम। तो ए ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, ए की रेट क्या है प्रॉफिट की, 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन एक कॉस्ट है, ए बी के लिए कॉस्ट है, लेकिन ए के लिए क्या है, सेल है। तो ए ने बेचते समय 13,448 पर कितना कमाया होगा, तो कॉस्ट वाला परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा या सेल वाला, पक्का। और किस चीज की, जो मेरे पास है क्या, इसमें देखना, वो इसी में ढूंढ लूँ, बहुत पहले थी तो है, मतलब इसमें यहाँ होगी या ऊपर वाले इसमें पॉकेट में, मैंने नहीं खोला। तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऑन सेल। तो बता दे कितना आ जाएगा, 26। ये तो किसी का नहीं आया था, हाँ तो भाई 1-1 रुपए का क्या 39-40 अंतर होता है। ठीक है, पक्का किसी को डाउट हो तो पूछते जाना है। ठीक है, कोशिश करें कि हम इसी क्वेश्चन से डाउट क्लियर कर लें।
ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। टाइम की प्रॉब्लम होने वाली इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर कोई कुछ नहीं देखेगा कि चैप्टर आधा है कि पूरा है। जिसको जाना है उसको जाना है। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ सी, ठीक है, बुक्ड बाय बी। सी के स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो किसने बुक किया है? बी ने। तो नॉर्मल सी बात है, उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट या इनपुट बी कितना है? टोटल इनपुट्स ऑफ सी में बी का हिस्सा कितना है? तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी का हिस्सा कितना है? तो टोटल में बी का हिस्सा कितना होता है? जितना परसेंटेज होता है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में होगा। इनटू बताओ जीपी रेट किसकी? किसकी? किसने बेचा होगा? ये बी ने। ऑफ बी किस प्राइस पर? एट सेलिंग प्राइस। समझ रहे? सेलिंग प्राइस का बात तो समझ रहे? ठीक है, तो ये टोटल करके बता दो कितना हो रहा है। 650 9,000 3 into 40,000 16.67%। मुझे पहले ए बताना, इतना नहीं, इतना इतना बताना मुझे, इतना 24218, ठीक है। ए है सी के स्टॉक में बी का हिस्सा एट सेलिंग प्राइस ऑफ बी। सही है? बी ने इतने में बेचा होगा। ये बात बहुत जरूरी है कि ये किस प्राइस पर दिख रहा है। बी ने इतने में सी को बेचा होगा। सी के लिए कॉस्ट है लेकिन बी के लिए सेलिंग प्राइस है। और हमें चूंकि ये निकालना है कि बी ने कितना प्रॉफिट बुक किया होगा, तो बी ने इतने में बेचा और बी बेचने पे 16% कमाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 16.67 की रेट अप्लाई करेंगे। 40, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब जो तीसरा स्टेप है उसका लॉजिक भी समझे हम। बस एक लाइन में लॉजिक समझा दे रहा हूं। मान लो ऐसा होता कि ए इंक बनाता, बी प्लास्टिक बनाता, सी पेन बनाता, पूरा मार्कर कंप्लीट करता। इंक, मार्कर का प्लास्टिक और एक पेन को कंप्लीट करता। तो जब क्लोजिंग स्टॉक सी का होता उसके अंदर इंक होता या नहीं होता? होता। तो हमें ऐसा देखना है कि ए ने बी को भेजा कुछ सामान और बी ने वो सामान कहाँ पहुंचा दिया? सी के पास। ठीक है, ये पार्ट बहुत नॉर्मल भी है और बहुत अच्छा भी है। फिर थोड़ा सा अपन जब भी कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि यार ठीक आ रहा है, तब मैं तुम्हें उस डेप्थ में ले जाऊंगा कि यार देखो कैसे अपन को काम करना है उस पर। मजा आएगा तुम्हें कि यार इतना लॉजिकल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी पहले एक बार बस समझ जाए कि ठीक है हमें आता है समझ में क्या चल रहा है। तो 40,000 के अंदर बी होगा और जो बी होगा बी के अंदर ए होगा। तो ए से मिलके क्या बनता है? बी। और फिर बी से मिलके क्या बनता है? सी। तो सी के अंदर बी है तो बी के अंदर तो ए होगा ही। और जो भी ए का पोर्शन होगा वो भी तो नहीं बिक पाया। देखना उसमें क्या हुआ है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दे दिया। क्या वो जो ए ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया और सी के स्टॉक में पड़ा हुआ है? ऐसे केस में क्या हो रहा है कि बी का जब क्लोजिंग स्टॉक हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं वो तो माल बिक गया, जो ए ने बी को दिया था वो क्लोजिंग स्टॉक में जितना पड़ा है बाकी सब बिक गया। लेकिन बाकी सब बिका नहीं, बाकी सब सी के पास पहुंचा है। क्या सी सारा माल बेच पाया? तो अगर सी सारा माल नहीं बेच पाया तो ए का वो हिस्सा जो उसने बी को दिया था वो बी ने किसको दे दिया? सी को। और वो कहाँ पड़ा हुआ है? सी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो उसमें भी तो कुछ अनरियलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि हम केवल अभी उतने का अनरियलाइज निकाल पाए हैं इस केस में
जो ए ने बी को दिया और बी के पास पड़ा हुआ है। और हमें देखना है जो ए ने बी को दिया और बी के पास नहीं, और बी के पास नहीं पड़ा तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिवर्स हो पाया क्या? क्योंकि ए तो वो रिवर्स हो पाया जो बी के पास पड़ा हुआ है। ए का भेजा किसके पास पड़ा हुआ है? बी के पास। बाकी तो हम सोच रहे बिक गया, लेकिन ये सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि ए माल पहुंचा यहाँ पे और ए माल पर कहीं ना कहीं गोदाम में पहुंच गया। तो हमें अब वो देखना है कि जो ए ने बी को दिया था और बी ने सी को दिया था और सी नहीं बेच पाया। तो मैं इसको सिंपल सा बोलूं, ए का वो माल जो बी के पास पड़ा हुआ है और ए का वो पोर्शन जो सी के पास पड़ा हुआ है। तो ए का जो पोर्शन बी के पास पड़ा हुआ है वो हमने निकाल दिया, बी का जो पोर्शन सी के पास पड़ा हुआ है वो निकाल दिया। अब उसके जो बी का पोर्शन है सी के पास, बी का, उसके अंदर कुछ ए का कंटेंट होगा, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें लॉजिकली बहुत क्लियर ना हो कि क्या सच में ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें उसको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, 100% क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं। अभी देख लेते हैं हम कि ऐसी स्थिति है कि सी, बी और ए। तो हमने निकाला कि सी के अंदर बी का स्टॉक कितना होगा, सी के स्टॉक में बी का हिस्सा कितना होगा, और वो भी किस प्राइस पर? जितने में बी ने सी को बेचा होगा। तो बताएं सी के स्टॉक में बी का हिस्सा कितना होगा? 24,218, जिस पर बी ने कितना कमाया, यानी जो माल बी ने सी को दिया वो माल बी को कितनी कॉस्ट का पड़ा होगा, ये पता कर सकते हैं क्या हम? उस माल की कॉस्ट बी को क्या पड़ी होगी जो उसने सी को दिया, बताएं। अभी अपन पेन एंड बंद करते हैं, अपन सोचते हैं, देखिए हमें कितना समझ में आता है। बी ने कितनी कॉस्ट वाला सामान सी को दिया जो उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितने रुपए में बेचा वो सामान? बी ने बेचा कितने में? 24,218। बी ने माल 24,218 में बेचा, जिस पर बी ने कितना